इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हमें लास्ट में हमेशा पढ़ के जाना चाहिए, बैटरीज और उसके रिएक्शन। एक्चुअली बैटरीज के रिएक्शन हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी हंसी मजाक में हम रिएक्शंस भूल जाते हैं। इसलिए आज हम कुछ गजब ही करेंगे कि ये टॉपिक ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे। जब तुम अपनी वाइफ के साथ होगे और वो पेट में होगा तो तुम उसको दोहरा रहे होंगे ताकि तुम्हारे बच्चों को पेट में ही याद हो जाए। मतलब तुम्हें ऐसा याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुम्हारी पेट में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि वाइफ के पेट में ही हो किसी की पेट से भी सीख सकता है वो, कोई टेंशन नहीं है। आजकल सभी क्वालिटी है, तुम अपने पेट में रखो। ठीक है, आजकल एक नया वर्ड चल रहा है मार्केट में, चलो बाद में बातें करेंगे। एक कुछ चल रहा है, एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट और एक वैसे बेसिक करके कुछ, क्या है वो समझ नहीं आ रहा। बेयर मिनिमम। मुझे कल रात को ये बात पता लगा जब मैं कोई रील देख रहा था, बेयर मिनिमम एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट। भाई कसम से मुझे कल पता लगा। चलो चलो, सो प्यारे बच्चों, मजाक से हटके बैटरी का ऐसा करवा देंगे ना, मजा आ जाएगा। पहले बैटरी को समझो, इस टॉपिक को छोड़ के मत जाना। ये टॉपिक आपको 2 से 3 नंबर दिला सकता है, ठीक है, क्योंकि आजकल पेपर बनता है एप्लीकेशन बेस्ड कि आपने क्या सीखा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सीखते ही है ये सब चीजें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इन्हीं सब चीजों का फायदा है कि आप अच्छे अच्छे बैटरीज बना सकते हो, ये वो। अब देखिए, जो बैटरी होता है बेसिकली क्या होता है, अब बैटरी इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप जो सेल्स बनाते हो ना, सेल्स, उन सेल्स को अरेंज करते हो, अरेंज। तो जब आप सेल्स को अरेंज करते हो तो बैटरी बनता है जी। बहुत सीधी बात है जी। तो अगर बैटरी बनता है तो इस बैटरी का हम अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ के अंदर, ब्लूटूथ हो गया, चाहे कार के अंदर, बाइक के अंदर, हर जगह बैटरी हम डाल रहे हैं। तो बेसिकली बैटरी का ये सिंपल डेफिनेशन है। और इस गलत फहमी में मत रहना कि आपसे कोई ना पूछेगा व्हाट इज बैटरी। बैटरी के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि सबको पता है, कोई पढ़ के नहीं आएगा कि बैटरी क्या होता है, इसलिए वो दे देंगे। तो आप देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बैटरी। एक गुड बैटरी की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो या फिर एक गुड बैटरी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखो, गुड बैटरी क्यों चाहिए तो हमें पता है कि भाई उससे हम अपने बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने कार को स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन में बैटरी होता है, आजकल ब्लूटूथ में बैटरी है। हियरिंग एड्स, ये क्या होता है, जो कान में सुनने के लिए जो थोड़े कम सुनाई देता है वो लोग लगाते हैं, और उसके अंदर भी बैटरी होता है। घड़ी के अंदर बैटरी होता है। तो बैटरी की नीड तो बहुत ज्यादा है, पर एक अच्छी बैटरी हम कैसे बना सकते हैं, गुड बैटरी। गुड बैटरी किसे कहेंगे, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड बैटरी। गुड बैटरी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या उसके अंदर खास बात होनी चाहिए, या कह सकते हैं फीचर, फीचर्स ऑफ अ गुड बैटरी। क्या क्या फीचर होना चाहिए। पहला, इट शुड बी लाइट, हल्का होना चाहिए, कॉम्पैक्ट, छोटा होना चाहिए, ताकि इजीली उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सके, हैंडल कर सके। दूसरा, इट शुड हैव अ लॉन्ग लाइफ। जो बैटरी, देखो बैटरी हल्का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ऑब्वियसली, और लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, बैटरी लंबा टिके, फोन की बैटरी लंबा चले, कुछ ऐसा सीन होना चाहिए। फिर प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब प्यारे बच्चों, फिर द वोल्टेज शुड रिमेन नियरली कांस्टेंट। वोल्टेज जो है चेंज ना हो। जैसे हमने कहा कोई बैटरी हमारी वो 1.5 वोल्ट की है, तो भैया कम से कम 1.5 वोल्ट काफी समय तक तो रहे। तो बैटरी भी कांस्टेंट हो, उसकी जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें किसी बैटरी में आपको दिखाई दे तो उसको आप खरीद सकते हो। तो एक अच्छी बैटरी खरीदते वक्त आप क्या क्या बातें ध्यान रखोगे, कि वो लाइट हो, हल्का हो, कॉम्पैक्ट हो, इजीली उसको ला सको, ले जा सको, उसके लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, और उसका बैटरी का जो वोल्टेज है वो सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तब जाके आप बोलोगे कि भाई गुड बैटरी है हमारे पास। लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं है पढ़ना, हमारा मुद्दा है ये सब चीजें, टाइप्स ऑफ बैटरी। तो देखिए प्यारे बच्चों, बैटरीज की अगर हम बात करें, यार सेल्स की बात करें, 2 तरह की होती है मेनली। पहला जो टाइप होता है, समझो आज के टाइम पर ना इलेक्ट्रिकल चीजें ज्यादा है, आज के टाइम पर हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ भाग रहे हैं, तो इसलिए बैटरीज वाले से टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपके ध्यान रखना ही है। तो जो बैटरीज है बेसिकली, एक होता है प्राइमरी बैटरी प्यारे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल्स। ये जो प्राइमरी बैटरी या फिर प्राइमरी सेल, प्राइमरी किसे कहते हैं, नॉट रिचार्जेबल, एक बार यूज करो फेंक दो। जैसे रिमोट की बैटरी, आपके रिमोट, टीवी के रिमोट, एसी के रिमोट में जो बैटरी होता है उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। यूज्ड वंस एंड डिस्कार्डेड, मतलब उसको फेंक दो, यूज करके डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो। ये उसकी तरह हो गया, शेरवानी की तरह है। शादी की शेरवानी एक बार पहनो, उसके बाद दोबारा आदमी कहां पहनता है, कहीं नहीं पहनता। पर मैं शादी की शेरवानी की बात नहीं कर रहा था। चलो काम की बातें करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, शेरवानी वाला जोक अभी तक किसी को नहीं आता ना, आता सबको, तुम्हें आता भाई, शेरवानी किसे कहते हैं। जब तुझे सर्दी जुकाम हो ना, मेडिकल शॉप पे जाओ और बोल भैया शेरवानी दे दो दूल्हे के लिए। समझो इस बात को थोड़ा सा, यार इतने भी वो मत बनो यार। तुम्हारा टीचर अगर 2 कदम आगे है तो तुम 200 कदम आगे जाओ, मैं यही चाहता हूँ। चलो, तो प्यारे बच्चों, प्राइमरी बैटरी जो होता है वो बेसिकली यूज करो, एक बार फेंक दो, शेरवानी की तरह। यानी शादी में जो शेरवानी है एक बार ही तो यूज होता है, मेरे ये कहने का मतलब है क्लियरली। चलो, तो एग्जांपल की बात करें, डाई सेल, मर्करी सेल, जो हमें पढ़ना है। डाई सेल को लेक्लांची सेल भी कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, ये तो हमने कहानी सीख ली कि भैया हमें प्राइमरी बैटरी के बारे में पता लग गया। अब हम समझते हैं सेकेंडरी बैटरी किसे कहते हैं। देखो, जो सेकेंडरी बैटरी होता है, जैसे प्राइमरी को आप चार्ज नहीं कर सकते, तो सेकेंडरी बैटरी क्या होता है समझना ध्यान से। सेकेंडरी वो जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो, बहुत बार यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल क्या है, देखो, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल, कैडमियम, NiCd स्टोरेज सेल। अब ये सब चीजें आप लिखते चलो, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में, जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ट्रिक्स बताऊंगा आपको गजब गजब। देखिए, तो पहले हम पढ़ेंगे उन बैटरीज के बारे में जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरीज। तो जो प्राइमरी वाला होता है, सुनो, प्राइमरी का बेस्ट एग्जांपल है ड्राई सेल, जो मैंने पीछे लिखाया था, इसको लेक्लांची भी कहते हैं। अब ये लेक्लांची क्या है, एक प्राइमरी सेल है, ओके जी, इन्वेंटेड बाय जॉर्जेस लेक्लांची। जॉर्जेस लेक्लांची ने 1868 में, समझो अभी 2000 क्या चल रहा है, अभी 2000 है
26। और तुम अभी भी ऑनलाइन क्लासेस में चैट में इंस्टा आईडी मांग रहे हो, और वो बंदा 1868 में बैटरी बना के बैठा हुआ है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझना कि तुम क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहा था। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे सर उसको तो टाइम पर सब हो गया, तो उसके डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गए सर, उसका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया सर, वो काम पे ध्यान दे रहा है। हमारा डिस्ट्रैक्शन ही खत्म नहीं हो रहा है सर, हैं? बहुत बढ़िया बेटा। तो अब हम क्या बातें कर रहे हैं कि जॉर्ज साहब लेक्लांची ने 1868 में बताया कॉमनली यूज कहां यूज होता है, देख लीजिए। टॉर्च में, टॉयज में, फ्लैश लाइट में, कैलकुलेटर में, टैप रिकॉर्डर में। और तुम्हें समझना है ना कहां यूज हो रहा है, कुछ भी लिख देना। बोलते ना मैंने मैंने ये बैटरी मैंने ही लगा रखा है, ऐसा कुछ बोल देना। क्योंकि बैटरी है ना, ये आप लोगों ने देखा है, पता है ड्राई सेल आप लोगों ने देखा है अपने टॉर्च में या कैलकुलेटर में या रेडियो में। अरे रिमोट में भी तो ये वाली होती है, ऐसे तो दिखता है ऊपर से, ऐसे थोड़ा नीचे से, है ना, दिखा है ना सबने। अब देखो ये जो ड्राई सेल या लेक्लांची सेल है, सोचो इतने पहले बनाया गया है। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है देख लो भैया। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एनोड। यहां पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा रिएक्शन का। एनोड जो है जिंक का होता है, जिंक। तो जिंक का एनोड होता है, ठीक है। यानी ये जो हिस्सा है जिंक का है, आपको दिखना चाहिए, ये जिंक है, जिंक, ये पूरा जिंक से बना हुआ है। तो जिंक का एनोड देख लो, इसमें डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। ये जो बर्तन है, बर्तन ये जिंक का है, दिख रहा है सबको। तो जिंक का बर्तन है। कैथोड क्या होता है, यहाँ पर कैथोड होता है ग्राफाइट, कार्बन। ये जो कार्बन का रॉड दिख रहा है आपको, कार्बन का रॉड इसमें दिख ही रहा होगा। ये जो कार्बन का रॉड आपको दिख रहा है, ये कैथोड होता है, ग्रेफाइट। ये जो बीच में है, जिसको मैं भी अलग कलर देता हूं, मान लो क्या कलर दूं, पिंक, चलो ये दिस कलर, दिस कलर, ठीक है ना, ये है कैथोड, ठीक है। तो ये जो बर्तन है, इसका बर्तन वो है जिंक का एनोड। और एक अंदर रॉड, अरे यार ऐसे समझो ना कि ये जो सारा खेल है, ये पूरा जितना भी खेल है, ये सारा क्या है बताओ, जिंक। और जिंक के अंदर एक रॉड डाल दिया गया, रॉड, बस रॉड। तो देखो जिंक का कंटेनर होता है, पूरा लिखा हुआ है जड़न का कंटेनर, पूरा डब्बा, पूरा डब्बा एनोड होगा, जिंक का कंटेनर। और कैथोड होगा आपका ग्रेफाइट, कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये खास बात है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि भैया देखो, जब भी आप कोई सेल बनाते हो तो उसमें केमिकल डालते हो, तो केमिकल यहां पर क्या है देखो, NH4Cl एंड ZnCl2 का पेस्ट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सब तो याद करना पड़ेगा, रिएक्शन का ट्रिक मैं बताऊंगा। NH4Cl एंड ZnCl2 का पेस्ट, यानी इसके अंदर पेस्ट जो होगा वो NH4Cl एंड ZnCl2 का पेस्ट होगा। तो यहां पर ये बात आपको ध्यान देना है। एंड यह है डीपोलराइजर। डीपोलराइजर मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ MnO2 एंड कार्बन ब्लैक का पेस्ट। यानी इसके अंदर MnO2 भी है और कार्बन ब्लैक का पेस्ट, यानी कार्बन का पेस्ट है, कार्बन का पेस्ट। यानी ये सब चीजें याद रखनी पड़ती है। देखो यार बेसिक चीजें तो याद रखनी पड़ेगी, रिएक्शन में आई विल हेल्प। कि भाई देखो कि इसमें डाला गया है NH4Cl, ZnCl2 डाला गया है, पता होना चाहिए। फिर MnO2 कार्बन का पेस्ट डाला गया है, कार्बन ब्लैक का पेस्ट। तो ये थ्योरी है इसके बारे में, और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब इसके रिएक्शन के ट्रिक को हम समझेंगे, आप प्लीज नोट कर लो। पहले मैंने आपको डिटेल दिया, अब देखो रिएक्शंस मैं करवाता हूं आपको। रिएक्शन सब देख लो क्या क्या होता है। सबसे पहले ना एनोड की बात करते हैं। देखो एनोड की सबसे खास बात क्या है, ट्रिक सीखना, अब यहां से सारा ट्रिक स्टार्ट होगा। एनोड की सबसे खास बात है कि एनोड हमारा जिंक है, तो जिंक हमेशा जिंक +2 में जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो यहां तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। खेल जो सारा होगा वो कैथोड के रिएक्शन को याद करने का है। तो मैं आपको बता रहा हूं कैथोड के रिएक्शन को कैसे पकड़ना है। कैथोड के रिएक्शन को पकड़ने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं कि आप चुपके से यहां पर MnO2 लिख दो, MnO2। और फील कैसे करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि MnO2 यहां पर +4 में है और कैथोड पे होता है रिडक्शन। याद करवा रहा हूं, सुनते रहना, रिडक्शन। तो आपको ना इसको +4 से थोड़ा नीचे ले जाना है। +4 पे नीचे जाने का मतलब कि आपको ले जाना है Mn+3 में ले जाना है। ये ध्यान रखना ट्रिक, क्योंकि देखो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। मैं ट्रिक बता रहा हूं बहुत गजब, कि आपको MnO2 जो है ना +4 में, आप करके देख लो। अगर 2 ऑक्सीजन है तो -4, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4, तो 2 ऑक्सीजन का -4 है तो बगल पे +4 ही होगा। तो Mn+4 से Mn+3 जाएगा, ये आप ध्यान रखो। अब इसको हम +3 कैसे देते हैं ये सोचना है आपको। तो +3 देने के लिए सबसे पहले हमने एक ऑक्सीजन दिया, पर एक ऑक्सीजन से तो सिर्फ -2 मिलेगा। एक ऑक्सीजन से क्या मिलेगा, सिर्फ -2। अगर हम इसको -3 बना दे तो Mn+3 में खुश है। तो हम लोग दिमाग लगाते हैं, हम क्या दिमाग लगाते हैं, हम कहते हैं देख भाई, अगर तेरे पास +3 है तो बगल में -3 भी होना चाहिए। तो हम एक ऑक्सीजन के साथ एक OH देंगे। इससे क्या फायदा होगा, देखो एक ऑक्सीजन पे -2 और OH का ट्रिक क्या रहेगा, -1। तो ये टोटल कितना हो गया, -3। अगर ये -3 है तो ये क्या हो जाएगा, +3। तो देखो कितना आसानी से आपको याद करवा रहा हूं। आपको बस लॉजिक याद रखना है कि देखो आप कभी नहीं भूलेंगे जीवन में, कभी नहीं। मुझे याद है, तुम मेरे को 10 साल बाद याद रहेगा यार, कैसी बात कर रहे हो। तो अगर ये Mn4 है तो हमें Mn+3 ले जाना है। तो 3 के लिए एक O और एक OH। क्या बात है सर, आप कमाल हो सर। अब मुद्दा ये है कि भैया एक बात मुझे बताओ, तुम ये हाइड्रोजन तुम लाए कहां से। इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। जब इधर हाइड्रोजन नहीं तो इधर हाइड्रोजन कहां से आया। तो हाइड्रोजन का सोर्स यहां पर है NH4+। अगर आपको याद हो तो ये जो NH4 है, NH4 से आप हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यहां पर NH4 लिखना है। पर आइडिया कैसे, आइडिया ये है कि अगर मैंने यहां हाइड्रोजन लगाया है तो मेरा यहां भी हाइड्रोजन होना चाहिए, और हाइड्रोजन के लिए हम NH4+ लगा रहे। अब एक और पंगा है कि भाई इधर एक हाइड्रोजन है और इधर तूने 4 हाइड्रोजन लगाया है। तो एक काम कर,
तो यहां पर लिख दे अब NH3, क्या लिख दे, क्योंकि यहां पर NH4 है ना और एक H यूज हो गया तो यहां हो गया NH3। देखो NH4 एक H यहां यूज हुआ तो बचे हुए 3 इधर। ओके, अब जैसा कि रिडक्शन है तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप यहां पर प्लस का ई लिख देना बस। आप तुम इसको 7 जन्म नहीं भूलोगे, कैसे आपको ऐसे याद रहेगा। सर ने कहा था देख भाई Mn+4, MnO2 में Mn+4 है, इसको हमें +3 लेके जाना है। अब +4 से +3, तो अगर ये +3 है तो बगल में 3 माइनस होना चाहिए, तो O एंड OH। फिर अरे हाइड्रोजन आ गया, यहां भी हाइड्रोजन होना चाहिए, ले लगा दे NH4+। अरे यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां पर सिर्फ 1, तो लगा दे यहां पर NH3। अच्छा अब कुछ नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो, तो बैलेंस करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, देखो क्या, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है आपको, तो यहां इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे, अरे समझ गए, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब इसको आप ऐड कर दोगे तो देखो एनोड का रिएक्शन, देखो बैलेंस कैसे किया मैंने, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट रिएक्शन। क्या मिल जाएगा, कैसे ऐड करोगे, ऐड कैसे करते हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और जितने भी लेफ्ट हैंड साइड वाले होंगे, जिससे Zn और ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा, Zn 2MnO2 2NH4+। ये चार्ज वार्ज नहीं देखते ज्यादा, ठीक है, सुनो Zn 2MnO, देखो Zn ये रहा 2MnO2 NH4+ एक साथ लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में कौन कौन है, Zn+2, फिर ये क्या हो गया 2MnOOH 2NH3। लो भाई तुम्हारा रिएक्शन रेडी है। किसी को दर्द कोई आया, ट्रिक समझ में आया। तो कैसे ड्राई सेल का रिएक्शन याद करना है, अगर मैं बोलूं आंख बंद करके सोचना है। सर ने कहा था MnO2 लिखो, ओके जी लिख देंगे जी। फिर सर ने कहा था देखो ये +4 में होता है, तुम्हें ले जाना है +3, अगर +3 है तो बगल में 3 माइनस, तो OH। अरे ये हाइड्रोजन कहां से आया, तो कोई बात नहीं NH4 लगा दो। ओए ज्यादा हो गया इधर NH4, यहां सिर्फ H, तो चल NH3 यहां लगा दे, ठीक है जी ठीक है। अरे सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कराओ, रिडक्शन है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन था, याद है किसी को, देख लो सब बैलेंस है वरना गड़बड़ हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, 8 यहाँ 2 और 6, ठीक है 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, वाओ 2Mn 2Mn, आई एम अ ग्रेट मैन। क्या बात है बेटा। अब लॉजिकली सोचो, एक रिएक्शन को याद करवाने के लिए एक टीचर पूरी जान लगा देता है, ऐसे कोई सोच पाता नहीं। अब लॉजिकली सोचो तो प्लीज, तो ये हमने याद किया, नाम था इसका। अब अगर यही घर पर आप अभी लिख लोगे ना 2-4 बार और जाके तो पक्का हो जाएगा, वरना फिर तो वो गाना तुम्हें सुनाई देगा। कहाँ गया ये रहा? देखो NH3 गैस ना प्रोड्यूस होता रहता है, अमोनिया गैस। अगर यहाँ पर ये हमारा सेल है और अमोनिया गैस अगर बहुत ज्यादा बन गया तो बैटरी फट जाएगी, और जिसके हाथ में बैटरी है उसकी भी, समझे इस बात को, हाथ फट जाएगा। क्या फटेगा, ऑब्वियसली। तो NH3 कैन इंक्रीज प्रेशर एंड मे क्रैक द सील, ठीक है, मैं उधर मरूंगा नहीं, मुझे हंसी आएगी। तो NH3 कैन इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द सेल एंड मे क्रैक द सील। जोड़ कौन दे रहा है इस बात पे, ओए। तो अब होता क्या है कि हमारे पास ना Zn+2 आयंस होते हैं जो NH3 के साथ कंबाइन हो जाता है और कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स यानी कि देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो ये Zn+2 आयन बन रखा है, ये रहा, हाँ ये रहा, यहां पर जो Zn+2 आयन ये रहा, ये NH3 के साथ कंबाइन हो जाता है एंड मेक्स अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि अमोनिया गैस जो है NH3, जो NH3 है, NH3 देखो समझो, अगर NH3 ने प्रेशर बढ़ाया तो वो फट सकता है, लेकिन क्या होता है जो हमारा Zn+2 आयन है वो अमोनिया गैस को पकड़ लेता है, पकड़ के कॉम्प्लेक्स बना लेता है। दिस रिड्यूसेस प्रेशर बिल्डअप, मतलब जो अमोनिया उड़ रहा था हवा में उसको जिंक ने जाके पकड़ लिया। तो यहां पर आपसे पूछ सकता है कि हम इसको फटने से कैसे बचाते हैं, कैसे बचता है, तो आप ये सब एक्सप्लेन करोगे। तो द जिंक कंटेनर ग्रेजुअली डिसॉल्व्स, इसीलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन जो होता है ना, तो जिंक का कंटेनर धीरे धीरे सड़ जाता है, ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक का वेट डिक्रीज होगा, और हम बोलेंगे चलो भाई सेल की लाइफ खत्म हो गई, खराब हो गया सेल, क्या हो गया खराब। तो आपसे कोई बोले कि ड्राई सेल कैसे खराब होता है, तो बताओगे देखो जिंक कंटेनर जो है डिसॉल्व हो जाता है, ड्राई सेल डज नॉट हैव एन इनडेफिनिट लाइफ, इसका बहुत लंबा लाइफ नहीं होता, ये धीरे धीरे खराब हो जाता है, सड़ जाता है, जो जिंक है धीरे धीरे गल जाता है। समझे मेरी बात को, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब इसके ड्राई सेल के ईएमएफ की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट, और इसका जो प्रैक्टिकल रेंज होता है 1.2 से 1.5। तो आपसे रेंज भी पूछ सकते हैं और आउटपुट वोल्टेज भी पूछ सकते हैं। तो ये आप चीजें ध्यान रखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बोर्ड्स के लिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो अब जो है ना मरकरी सेल, मरकरी सेल जो है बहुत ही छोटे होते हैं, ये यूज इन हियरिंग एड्स, मतलब जो कानों में जो डिवाइस है
वॉचेस में, कैमरास में, कैलकुलेटर्स में, बहुत जगह। मरकरी सेल आप लोगों ने घड़ी के अंदर देखा है, घड़ी के अंदर छोटा सा बटन जैसा, बटन सेल भी इसका नाम रखते हैं कई लोग, बटन जैसा बोलते हैं, बटन। ये बटन जैसा होता है छोटा सा, ये बहुत छोटा हो सकता है, बहुत छोटा, मर्क्यूरी सेल बोलते हैं। अगर आप लोगों ने रिस्ट वॉच देखा है, रिस्ट वॉच उसके अंदर लगा होता है। अब ये इसमें ना क्या होता है, एनोड होता है, वहां ऑक्सीडेशन होता है, सबको पता है, पर किस चीज का होता है? तो एनोड होता है जिंक अमलगम, एक्ट्स एज अ एनोड। यानी यहां पर क्या होगा, जिंक अमेलगम, ये रहा देखो, ये दिख रहा है आपको लाल वाला पार्ट, ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो जिंक अमेलगम है, जो एज अ एनोड काम करता है यहाँ पे, ठीक है, जिंक अमेलगम। अब देखो रिएक्शन यहाँ पर ऐसा ही होता है, सेम एज रिटन। अभी तो कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे ट्रिक बनाना चाहो तो बना सकते हो। ट्रिक बहुत सिंपल है कि एक लड़का, ठीक है, मैं एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है ये, ठीक है, एक लड़का होता है, लड़का नया नया जवान हुआ है, होते हैं बहुत सारे लड़के, तैयारी कर लो भाई, कुछ खतरनाक निकलने वाला है, चलो जो भी, इट्स ओके। तो लड़का लड़की को कहता है तुम पर मेरा जान हाजिर, क्या कहता है, तुम पर मेरा जान हाजिर। तो लड़की का रिएक्शन खुशी के मारे, ओह जानू पानी निकल गई, क्या अरे क्या यार तुम लोग क्या हो? अरे भाई याद रहेगा, देखो जानू ही तो है ये, जानू पानी निकल गई, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना आसान तो है, देखो आप, लड़का कहता है, लड़का लड़की से तुम पर मेरा जान हाजिर, लड़की कहती है ओह ओह जानू, जानू है ना, जडन, ओ पानी निकल गई, ई पानी निकल गई, 2 बार निकल गया, चलो ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है ना, बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ई है ना यहाँ पे, बाकी 2 OH माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बड़ा आसान हो जाता है चीजों को याद करना। अब तुम्हें याद कैसे रहेगा ये रिएक्शन किसका है? तो जैसा कि मरकरी सेल है तो यहाँ पर हाजिर Hg मरकरी तो होता है बेटा, ठीक है। तो जिंक एमेलगम का मतलब हो गया Zn Hg, एमेलगम मतलब मरकरी के साथ किसी का संबंध बनाना, ठीक है। तो जिंक एमेलगम, तो जान हाजिर, लड़का कहता है जान, ठीक है। मैं थोड़ा आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि सच में मतलब देखो ट्रिक काम का है, लेकिन और इसमें गलत क्या है, आंख से आंसू नहीं निकल सकते क्या? अरे तो पानी आंख से भी आ सकता है भाई, ये तो बहुत गलत फहमी आप लोगों ने बना रखी है कि पानी आंख से भी आ सकता है, ठीक है। तो जब लड़का इतने प्यार से कह रहा है कि तुम पर मेरा जान हाजिर, तो लड़की का ओह जैसे प्यार से, ओह जान क्या बोला है, ओह जानू पानी निकल गई, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। गाइस अब मैं क्या करूं, आई एम टू मच क्रिएटिव। वैसे ये मैंने अभी 5 मिनट पहले ही बनाया है, ठीक है। पहले वाला बड़ा अजीब था, पहले वाला ऐसा बना रखा था मैंने कि कोई वो करके बंदा है, उसका गुड ऑफिस है, गुड ऑफिस टाइप का बना रखा था मैंने कहा उसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें मजा बहुत है, मतलब पढ़ाई लिखाई एक तरफ मजा एक तरफ। तो लेट मी सी द कमेंट में बच्चों का रिएक्शन क्या है, थोड़ा देखते हैं। तो याद रहेगा कि हाजिर यानी Hg मरकरी की बात चल रही है। अब गाइस कैथोड की बात करते हैं। अब कैथोड रिडक्शन, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो HGO, तो लड़का अपने मुंह से बोलता है HGO, तो पानी की नीड पड़ेगी, किसकी नीड पड़ेगी? तो इसको तो मैं बोल नहीं सकता, इट्स वेरी, बहुत गंदा है यार, बहुत गंदा। तो रिडक्शन में ध्यान रखना, मरकरी ऑक्साइड ठीक है, कैथोड, तो यहां पर हाँ जैसे वो नहीं होता हग वाला, तो हगो, यहां पर हग वाला है, हग वाला, तो हगो पानी ई, यानी यहीं पर इलेक्ट्रॉन आएगा रुक जाओ, हगो पानी, तो लड़की कहती नहीं क्यूट बनने के लिए हगी तो हगी, यहां पर ये आई जो है बेसिकली आई लिक्विड की तरह है, देखो नहीं भाई ये तो मैंने बना लिया है, नहीं लड़कियों का ना हैबिट होता है, बेटा नहीं है बेटू लड़कियों का थोड़ा ऐसा होता है, बेटा नहीं बेटू तो देखो हगो पानी, पानी यानी यहीं पर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो लड़की कहती है नहीं हगो नहीं हगी, तो लड़का कहता है ओह ओह, याद रहेगा, देखो कितना आसान है, हगो पानी, हगो पानी, लड़की कहती नहीं हगी, क्या कहता है हगी, और लड़का कहता है अच्छा हगी, ओह ठीक है बेटा, तो मिस कर गया, इससे पहले कितना खतरनाक था, तेरी तो किस्मत, अरे रहने दो, दोबारा नहीं निकलेगा, दोबारा नहीं भाई, ये भाई क्या बोलूं मैं, ओह वो जो रिएक्शन था ना वो फेल हो गया, वो वाला स्टीफन वाला, इससे भी खतरनाक, सोचो तो, हाँ डाल देंगे। अब प्यारे बच्चों ओवरऑल रिएक्शन के लिए दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर दोगे ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा, मैंने ऐड करना सिखाया आपको। अब इसकी कुछ खास बातें जो आपको पढ़ लेना है, देखो वहां पर ना पेस्ट किससे छिड़ा जाता है, जो मरकरी वाला आपने पढ़ा है ना ये वाला,
इसमें पेस्ट डाला जाता है, पेस्ट, बेस का पेस्ट डाला जाता है, पेस्ट। तो यहाँ पर जो पेस्ट होता है ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जो पेस्ट होता है KOH एंड ZNO का पेस्ट होता है, यानी जो अभी आपने वो देखा सेल, उस सेल में जो पेस्ट होगा, पेस्ट वो KOH एंड ZNO का होगा, याद रखना, बेस, ठीक है। जो O आ रहा था यहीं से आ रहा था, O, ठीक है। अब देखो एडवांस फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। देखिए पहला क्या, द ओवरऑल सेल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। जो सेल रिएक्शन में कोई आयन नहीं है, हुज कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग ऑपरेशन। इसके अंदर अगर आप देखोगे ओवरऑल रिएक्शन, देखो ओवरऑल रिएक्शन में आपको कोई आयन नहीं दिखाई देगा, कोई आयन नहीं है यहाँ पर। आयन मतलब होता है प्लस माइनस वाला, ओवरऑल रिएक्शन में कोई प्लस माइनस वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन हुज कंसंट्रेशन चेंजेस ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। देयरफॉर सेल पोटेंशियल रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी यहाँ पर सेल पोटेंशियल जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी चीजों में जहां पर हमें लंबा इस्तेमाल करना है, लंबे समय तक, जैसे कि बैटरीज, घड़ी, वही ना, घड़ी के अंदर काफी दिन तक, एक केवल 2-2 साल तक घड़ी चलता रहता है, क्योंकि इसका जो और घड़ी में डिस्टर्बेंस भी नहीं आती है ज्यादा। मतलब ये नहीं कहूंगा कि बहुत लॉन्ग लाइफ है, पर अच्छा खासा लाइफ भी होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सेल पोटेंशियल रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी कि 1.5 वोल्ट का मतलब 1.5, 1.3 का मतलब 1.3, 1.2 का मतलब 1.2। सो गाइस क्या है यार, बेटा जब भी अपने से टीचर को देखो, किसी को देखो, तो पैर छुओ, दंडवत प्रणाम करो। ये है हमारे देश की वो संस्कृति। नहीं, नाइस मेंटालिटी, ऑब्वियस है, ये तो कोई दिक्कत थोड़ी है। खूब सोचो यार, डिटेल में सोचो, मैं तो कहता हूँ कोई टेंशन नहीं। सुनो, अरे नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। पॉजिटिव एनर्जी का जो लहर है, लहर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स यू भागता है। मुझे लगता है कि आज मैं जीवन में कुछ भी हूँ तो अपने टीचर्स के ब्लेसिंग की वजह से हूँ। बहुत फर्क पड़ता है। सुनो देखो, मर्करी सेल गिव्स स्टेडी वोल्टेज आउटपुट, मतलब स्टेडी मतलब रुका हुआ एक जैसा। लॉन्ग शेल्फ लाइफ बोला ना मैंने आपको, हाई एफिशिएंसी, ये बेस्ट होता है। एंड आउटपुट वोल्टेज इसका होता है 1.35 वोल्ट। इसका रेंज मुझे बताना आप। देखो इसका आउटपुट वोल्टेज है 1.35 वोल्ट, मैं आपसे पूछता हूं रेंज, प्रैक्टिकल यूज का रेंज क्या होगा? ठीक है, इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखना। ओए, बार बार नहीं निकलना चाहिए नहीं, खत्म नहीं होता प्लीज गाइस। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल कौन होता है प्यारे बच्चों? जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। ये ना गांव में बहुत होता था सेकेंडरी सेल। गांव में लोग, अब मैं तुम्हें स्टोरी बता रहा हूं, देखो मैं किस जमाने का हूं। जैसे ये हमारा गांव है पूरा, देखो अब इस पूरे गांव में क्या होता था, लोग 10 पैसे, 15 पैसे, 50 पैसे, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए इकट्ठा करके सबसे पहले टीवी लाते थे रेंट पे, टीवी, बड़ा सा टीवी रेंट पे, और बैटरी लाते थे रेंट पे, बैटरी रेंट पे अपनी साइकिल पे रख के। हाँ, और फिर पूरा सब डीवी जो भी है, सीडी जो भी, हर चीज खरीद के लाते थे और लगाया, और पूरा गांव रात भर बैठ के आराम से टीवी देख रहा है। तो ये जो सिस्टम है, बैटरी वाला सिस्टम, वो बैटरी कुछ ऐसा ही होता है जिसमें नट बोल्ट टाइप का लगा रहता है। चलो वो थोड़े अलग टाइप के ही होते हैं बैटरी, बट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं मैं। अब देखिए, जो लेड स्टोरेज सेल है, सेकेंडरी सेल है, इसको बार बार रिचार्ज कर सकते हो आप। अब यहां पर कुछ चीजें आपको याद रखनी है। क्या रखनी है कि दो बातें हैं, एक है पीबी लेड, जो PbSO4 बनता है, सबसे खास बात, और दूसरा एक PbO2 है, वो भी PbSO4 बनता है। कितनी खास बात है, देखो एक पीबी नाम का बंदा है, वो PbSO4 बनेगा, ठीक है, और एक PbO2 नाम का बंदा है, वो भी PbSO4 बनेगा। यही सबसे खास बात है, यही इसको सबसे खास बनाता है कि जब दोनों ही PbSO4 जा रहे हैं तो इसको याद रखना आसान होता है, बहुत आसान होता है याद रखना। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि क्या क्या लिया जाता है, समझिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, समझिएगा। पहला पॉइंट है, पहले नोट करो, फिर हम पॉइंट्स की बातें करेंगे, और डायग्राम बनाते रहना हल्का फुल्का, ऊपर ऊपर से। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है इनका। चलो 5 मिनट का ब्रेक है। हम लोग कर रहे थे रिएक्शंस की ट्रिक, आप सबको पता होगा। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि अभी हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी सेल, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जो हम ऑटोमोबाइल बैटरी में, ऑटोमोबाइल क्या होता है, देखिए कार, बस, ट्रक, इन सब की बैटरी यही होती है। ये रिचार्ज भी हो जाती है ना। जैसे हम कहते हैं कार को ना हमें हफ्ते में चलाना चाहिए 30 मिनट कम से कम, ताकि उसकी बैटरी रिचार्ज हो। कार बंद पड़ी है तो उसकी बैटरी डेड हो जाएगी, बाइक अगर बंद है तो बैटरी डेड हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो रिचार्ज करने वाला होता है वो सेकेंडरी सेल होता है। सबसे फेमस है लेड स्टोरेज सेल, अब तक का सबसे फेमस। लेड स्टोरेज सेल में क्या है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बोला था कि याद करना कि पीबी जो है वो PbSO4 में जाता है, एंड PbO2 है ना, वो भी SO4 में जाता है, PbSO4 में। तो इसके रिएक्शन याद करना बड़ा आसान हो जाता है। चलो एक बार एनोड के रिएक्शन की बात करते हैं। देखो अगर आप यहां देखोगे तो आपको देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा, यार ये तो मुश्किल है, पर बड़ा आसान है। एनोड का रिएक्शन बड़ा आसान है। कैसे? देखो, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि देखो यार, पीबी नाम का बंदा है और वो कन्वर्ट होगा PbSO4 में। तो अगर पीबी PbSO4 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर पीबी के साथ कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्वियसली SO4 चाहिए। तो देखो पीबी गया PbSO4 में, तो हम बोलेंगे देखो यहाँ पर SO4-2 चाहिए। और एक और बात ध्यान रखना कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस करते हुए दिखाने। रिएक्शन याद हो गया कि लेड स्टोरेज में पीबी का मतलब होता है लेड। तो ऐसे याद रखना है, ऐसे कि पीबी जाता है PbSO4 में। तो क्या चाहिए इसको जाने के लिए? जाने के लिए क्या चाहिए? SO4-2।
ऑब्वियसली ना। और जैसा कि ये एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो देखो कितना आसान है याद करना एनोड का रिएक्शन। अब कैथोड का रिएक्शन कैसे याद करेंगे? तो कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो आप ऐसे याद रखोगे कि देखो कैथोड पे सर ने कहा था कि जो पीबी है, पीबीओ2 पीबीएसओ4 बना रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि पीबीओ2 जो पीबीओ2 है वो पीबीएसओ4 बन गया? अब लॉजिकली सोचो ये कैसे पॉसिबल है? यहां पर अगर क्या हो बताओ, अरे क्या हो यहां पर, जो पीबीओ2 है वो पीबीएसओ4 बन गया, तो एसओ4 कहां से आएगा? जब यहां एसओ4 डालेंगे ना। समझ पा रहे हो? अब एक बात ध्यान रखना, बहुत ध्यान से। क्या ध्यान रखना? कि जैसे ये ऑक्सीडेशन था वैसे रिडक्शन है, तो रिडक्शन में क्या होगा? यहां पर गेन, क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हो। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना, जो आपको मैं गजब की बात बता रहा हूं, गजब की बात मैं आपको ये बताना भूल गया था शायद पिछली बार, कि देखो यहां पर ना H2SO4 आ जाता है। 30 से 38% के बीच में कंसंट्रेशन होता है इसका। 30 से 38% H2SO4 का कंसंट्रेशन होता है, H2SO4। तो देखना यहां पर H2SO4 भी है। तो H2SO4 से आपको क्या याद रखना है कि रिडक्शन का एक और मतलब होता है, रिडक्शन, जैसे हम रिडक्शन करवा रहे हैं अभी। रिडक्शन का मतलब एक तो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको याद रहेगा कि भाई जो रिडक्शन वाले केस में मुझे हाइड्रोजन ऐड करने 4H+। ठीक है? अब देखो यहां पर हाइड्रोजन है और इस साइड कोई हाइड्रोजन नहीं है। बात समझ पा रहे हो? आप लॉजिकली सोचो, यहां पर हाइड्रोजन है और इस साइड हाइड्रोजन नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक यहां पर H2O डाल दोगे। 2H2O, 2 क्यों? क्योंकि यहां पर 4 हाइड्रोजन है ना, 4। तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4 H2O, तो 2H2O का मतलब हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। देखो कितना आसान है। हम ऐसे सोचेंगे, पीबी जा रहा है पीबीएसओ4 में, ओके, और दूसरी केस में पीबीओ2 जा रहा है पीबीएसओ4 में। फिर हम सोचेंगे देखो SO4 चाहिए, इसको भी SO4 चाहिए। अच्छा यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो H2SO, अब देखो ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन से आपको मन में याद रखना है कि रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड कर दिया 4H+। अच्छा 4H+, यहां पर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो आप यहां पर H2O ऐड कर दो 2 बार, ताकि 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। क्योंकि अगर यहां पर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो वहां भी ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आसान हो जाता है याद करना, लेड स्टोरेज बैटरी का व्हाट बताओ रिएक्शन। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो नेट रिएक्शन आएगा। ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ? ऐड करने से ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर के 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, लेफ्ट वाले PbSO4 एंड PbO2SO4 ये सब यहां ऐड हो जाएगा। खुल के देखो, खुल के क्या हो रहा है? लेफ्ट वाले क्या है? Pb एंड SO4, PbO2SO4। तो 2 बार SO4 आ गया ना, तो 2 बार SO4 लिख देंगे। और फिर PbH+ PbO2, PbPbO2H+, मतलब लेफ्ट वाले इधर ऐड हो गए। और राइट में क्या है? राइट में है PbSO4 H2O। कितनी बार PbSO4 है? 2 बार, तो 2 बार PbSO4 एंड H2O, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे इनको ऐड करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐड करना तो बहुत आसान होता है। तो ऐड नहीं करके दिखा रहा मैं, ऐड आप खुद ही करोगे। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिखो, राइट वाले को राइट में लिखो। तो इस प्रकार से आपने अभी पढ़ा लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि रिचार्जेबल होता है, और इसके रिएक्शंस मैंने बता दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पे देखो, लेड स्टोरेज सेल इज रिचार्जेबल, जैसा हमें पता है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कन्वर्टेड इनटू PbSO4। जब हम रिचार्ज कर रहे होते हैं तो दोनों ही किसमें कन्वर्ट होता है? PbSO4 में। फिर ड्यूरिंग चार्जिंग द रिवर्स रिएक्शन अकर। अभी देखो, अभी क्या है कि अभी आपका रिएक्शन ऐसा है, ऐसा, ये है आपका रिएक्शन कि Pb PbO2 4H+, 2SO4, 2PbSO4, H2O, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आप इसको रिचार्ज करोगे, रिचार्ज, तो रिचार्ज करते वक्त रिएक्शन उल्टा करके लिख देना। उल्टा करने का क्या मतलब है बताओ? उल्टा करने का मतलब है कि इधर आ जाएगा आपका H2O, 2H2O, 2PbSO4। ठीक है? तो इधर हो जाएगा Pb PbO2 4H+, 2SO4-2। समझ में आ गया? तो जब आप इसको रिचार्ज करोगे तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। नोट कर लो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखा है यहाँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये कुछ बातें हैं लेड स्टोरेज सेल। ठीक है? सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? Pb PbSO4 में, बीच में H2SO4। सेल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। Pb PbSO4 एसिड का इस्तेमाल करते हैं, 38% कंसंट्रेशन रखा जाता है। और PbO2 किस में जाता है? तो Pb PbSO4 में, PbO2 PbSO4 में। यहां मिसप्रिंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो Pb जाता है PbSO4 में एंड PbO2 किस में जाता है? PbSO4 में। तो ये थोड़ा रिप्रेजेंट करके दिखाया, इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अब यहां पर देखो कुछ बातें, सब कुछ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द लेड स्टोरेज सेल PbSO4 इज फॉर्म्ड एट बोथ इलेक्ट्रोड, सल्फ्यूरिक एसिड इज ग्रेजुअली यूज्ड अप। H2SO4 में यूज होता रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीज, तो एसिड डिक्रीज हो जाता है। इसलिए गांव में क्या होता है, गांव में देहात में उसे खोल के उसमें एसिड डाला जाता है ताकि वो वर्किंग में रहे। ठीक है? द डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीज ड्यूरिंग डिस्चार्ज। व्हेन द डेंसिटी ऑफ H2SO4 फॉल्स बिलो 1.2 ग्राम पर ml, बैटरी नीड्स रिचार्जिंग। यानी कि जब उसका H2SO4 बहुत गिर जाता है, कम हो जाता है, तो हमें उसको रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक है? रिचार्जिंग और रिएक्शन में क्या है? रिवर्स रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, देख लो, ये सब हम बात कर चुके हैं। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाला है क्योंकि आजकल पेपर थोड़ा वैसा ही बन रहा है, प्रैक्टिकल बेस्ड। सो फाइनली प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ लिया। देखो इंपॉर्टेंट और वेरी स्कोरिंग कुछ बातें बता रहा हूं। लेड स्टोरेज सेल एक्ट एज अ गैल्वेनिक ड्यूरिंग डिस्चार्ज। जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो एक गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट करता है, ये पॉइंट ध्यान रखना।
इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल ड्यूरिंग रिचार्जिंग, जब रिचार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है ये। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कहां कहां यूज किया जाता है ये? इंजन को स्टार्ट करने के लिए, मैंने जैसे बताया आपको, ऑटोमोबाइल्स मतलब कार, स्कूटर, बाइक, इन सब में, और इन्वर्टर्स में, यूपीएस सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये यूपीएस सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर के साथ होता है, ताकि लाइट चली जाए तो डाटा लॉस ना हो। यूपीएस सिस्टम ना कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, ताकि एक बैटरी की तरह होता है यूपीएस सिस्टम एक प्रकार से, ठीक है, ध्यान रखना। सो प्यारे बच्चों देखो, निकल कैडमियम सेल एनसीईआरटी में दिया है। दिखने में ऐसा होता है, जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट होता है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव प्लेट है, फिर कुछ सेपरेशन होता है, फिर नेगेटिव प्लेट। यानी ये जो मैंने ऐसे डार्क किया, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, उनके बीच में कुछ गैप होता है। देखिए ये जो निकल कैडमियम सेल है, ये रिचार्जेबल है। फीचर्स क्या है? स्मॉल है एंड लाइटर देन लेड स्टोरेज सेल। लेड, जो लेड वाला है वो भारी होता है काफी, उसे साइकिल पर लेके जाना होता है, कई बार 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो का भी होता है वो। लॉन्गर लाइफ, इसकी लाइफ थोड़ी अच्छी है उससे। कंपैरिजन भी आ सकता है आपको सेल्स में आपस में कंपैरिजन। तो आप देखोगे तो मैं आपको कंपैरिजन पढ़ा रहा हूँ, डायग्राम बता रहा हूँ और रिएक्शंस बता रहा हूँ। ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए गांव में ना लेड स्टोरेज सेल ही चलता है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है इसलिए। अब देखो, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो एनोड पे कैडमियम का इस्तेमाल होता है, एनोड एज अ कैडमियम, और कैथोड जो है वो होता है मेटल ग्राइंड कंटेनिंग NiO2, यानी कि निकल का मेटल है वहां पे। तो एनोड कैडमियम, कैथोड आपका मेटल ग्राइंड, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है यहाँ पर KOH बेस। अब इसके रिएक्शंस में बड़े सिंपल रिएक्शंस है इसके रिएक्शंस में आप चाह के भी कोई ट्रिक नहीं बना सकते। दिस इज वेरी सो इजी रिएक्शन, कुछ भी नहीं है। आपको इतना पता है कि इतना आपको पता है कि कैडमियम यूज हुआ है, तो आप बोलोगे ठीक है जी, CD यूज हुआ है बेस के साथ। KOH का क्या मतलब होता है? बेस, तो OH माइनस, तो CD और O मिलेगा तो क्या होगा? तो आप बोलोगे देखो CDO और H जो है H, उससे H2O बना दो, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो CD और जब OH मिलेगा बेस, तो ऐसे ट्रिक बहुत सिंपल है कि हम बेस डाल रहे हैं। पीछे मैंने आपको बताया बहुत सिंपल ट्रिक है इसका कि आप बेस डाल रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिस KOH। अगर आप KOH डाल रहे हो CD के साथ, तो देखो CD प्लस बेस, तो CDO बन जाएगा, और बचा हुआ जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो पानी बन जाएगा। और आपको पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो हर रिएक्शन में यही कर रहे हैं। तो एनोड का रिएक्शन बड़ा आसान है। कैथोड के रिएक्शन की बात करते हैं। कैथोड पे क्या होता है, ठीक है, देखो ध्यान से, आपको ऐसा ही लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है, एज रिटन बाय यू, आपके एग्जाम में ऐसा ही लिख के आना है आपको, सेम टू सेम। क्या लिख के आना है कि हमें पता है कि देखो जैसे CD के साथ OH लिया गया, वैसे निकल के साथ अगर आप OH लोगे तो निकल ऐसा बनाता है OH के साथ NiOH होल थ्राइस, ध्यान रखना है, NiOH होल थ्राइस। मतलब याद रखो ना, आप देखो ना, इस चीज को समझो। आप थोड़ा ऐसे याद रख सकते हो कि आपने CD लिया और बेस लिया है, बेस KOH, तो आपने CD और बेस को साथ में लिया। वैसे ही आप निकल ले रहे हो और बेस को साथ में लो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोलाइट है बेस, तो NiOH होल थ्राइस। याद रखना है आपको, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि CD के साथ भी बेस है, Ni के साथ भी बेस है, तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। तो Ni के साथ बेस, और जैसा कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कैथोड में, गेन करवा दिया, और गेन कराने के बाद क्या, देखो एक नंबर याद रखो, जो 3 है वो 2 हो जाएगा, और 3 अगर 2 हो गया मतलब OH, यहाँ पर OH 3 है, वहां पे 2 हो गया। 2 होने का क्या मतलब है कि यहाँ से एक OH बाहर निकल गया। तो देखो याद करना कितना आसान है, अगर आप फील करो कि CD था बेस के साथ CDO एंड H2O, और बस यहाँ पे 2 लगाना है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2, वहां पर 2 हाइड्रोजन है H2O में, तो यहाँ भी 2, खत्म। दूसरा कि पता है हमें निकल के साथ भी बेस लेना है, तो NiOH होल थ्राइस, यहाँ पे 2 है, बैलेंसिंग बता रहा हूँ आपको मैं। फिर आप बोलोगे ठीक है, यहाँ पर गेन ऑफ, चलो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और सर ने कहा था एक ही ट्रिक याद रखो कि यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पे जाके 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, NiOH होल ट्वाइस। अब इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से 3 OH से 2 हुआ है, तो एक OH क्या होगा, बाहर, ठीक है ना। देखो बैलेंस कर लेना, वो जो भी है बैलेंस कर लेना, OH बाहर होगा 2, क्योंकि बैलेंसिंग में 2 है ना इसके नंबर, तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकता कि CD बेस के साथ NiOH भी, Ni भी बेस के साथ, फिर वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर गेन हुआ, और नंबर 3 से 2। तो निकल कैडमियम सेल के बारे में रिएक्शन हमने याद किए, नोट कर लो। अब देखो सेल का ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, डिस्चार्ज का क्या है, आगे वाला, आगे जाओगे तो डिस्चार्ज, और रिवर्स कर दोगे पीछे तो मतलब चार्ज और डिस्चार्ज। अब ये जो लिखा हुआ है किसका लिखा हुआ है बताओ, अब अभी ओवरऑल रिएक्शन है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, ये आपस में उल्टा हो जाता है। अगर आप चार्ज जाओगे तो इसको आपने चार्जिंग बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग। तो चार्ज और डिस्चार्ज आपस में उल्टा होता है। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है, तो ये आप ध्यान रखना कि अगर आप चार्ज कर रहे हैं और डिस्चार्ज कर रहे हैं तो दोनों में क्या फर्क है। अगर एक को चार्जिंग बोलेंगे तो एक को डिस्चार्जिंग बोलेंगे। बात समझ पाए, आगे वाला चार्जिंग तो पीछे वाला डिस्चार्जिंग, आगे वाला डिस्चार्जिंग तो पीछे वाला चार्जिंग। रिवर्सिबल रिएक्शन में यही होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका निकल कैडमियम सेल, इन दोनों को ऐड कर देना। अब हम फटाफट अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के। एक होमवर्क दे रहा हूं, लेड स्टोरेज सेल का आउटपुट वोल्टेज बताना है आपको, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा निकल NiCd का रिएक्शन दोबारा याद दिलाओ। देखो CD बेस, CDO H2O, यहाँ 2 लगा दो, खत्म, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हुआ। देखो कितना आसान है, मतलब अगर 3 बार भी बंदा लिख लेना उसको याद हो जाएगा। फिर अगली बार
Ni बेस के साथ NiOH होल थ्राइस, और सर ने कहा था इलेक्ट्रॉन गेन होता है यहाँ पे, और इस 3 की जगह पर यहाँ पर 2, तो NiOH ट्वाइस 2OH माइनस। इससे आसान नहीं मिलेगा बेटा मार्केट में कहीं भी। आप देखो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है NiCd का 1.4 वोल्ट, एक्स्ट्रा बोर्ड पॉइंट्स बता रहा हूँ, ऑप्शनल है बट हेल्पफुल है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है बट काम आएगा। लिखा है कि निकल कैडमियम सेल इज अ सेकेंडरी, वो तो पता है हमें। इट कैन अंडरगो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज डिस्चार्ज साइकिल, मतलब इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ठीक है। यूज इन क्या ये कोडलेस डिवाइसेस, यानी जिसमें बार बार चार्ज डिस्चार्जेस की नीड पड़ती है, ठीक है ना। इमरजेंसी लाइट्स, जिसमें चार्ज डिस्चार्ज की नीड पड़ती है। कैमराज, कैमराज भी बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होता है, समझ पाए। तो ये ध्यान रखना, आपसे कोई पूछ ले कैमराज में कौन सा इस्तेमाल करोगे, तो आप इसका नाम लोगे। कोई कहेगा तुम अपने घड़ी के उसमें किसका इस्तेमाल करोगे, घड़ी, घड़ी के अंदर कौन सा, बटन सेल। बटन सेल क्या होता है नाम उसका, याद करना। फिर मैंने आपको कहा था कि टीवी, अगर आपको टीवी देखनी है तो कौन सा इस्तेमाल करोगे, लेड स्टोरेज, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब पहले बच्चों एनसीईआरटी में एक पॉइंट है कोरिजन को लेके। देखिए कोरिजन क्या होता है आपको पता होगा, एक जो मेटल है 10th में पढ़ाते थे, अगर कोई मेटल है, मेटल तो मेटल जब एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर, तो ये इसके ऊपर ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड की लेयर। हवा में क्या क्या होता है, हवा में ऑक्सीजन होता है, पानी होता है, तो ऑक्सीजन और पानी की वजह से मेटल हो जाता है खराब। इसी को देखो क्या कहते हैं कि कोरिजन इज अ प्रोसेस डीटेरियोरेशन, मतलब क्या होता है, टूटना, खराब होना, ऑफ मेटल रिएक्शन विद एयर वाटर सराउंडिंग इट, हवा और पानी से रिएक्शन की वजह से। कोरिजन ऑफ आयरन को हम रस्टिंग कहते हैं, आपको पता होगा। और रस्टिंग कैसे होता है देखिए, इन केस ऑफ आयरन कोरिजन इज नोन एज रस्टिंग। आयरन डज नॉट रस्ट इन ड्राई एयर एंड वैक्यूम। कह रहे देखो अगर कहीं पर लोहा है तो लोहा एयर और पानी की प्रेजेंस में आएगा तभी इसमें रस्टिंग लगेगा और ये खराब होगा। लेकिन अगर उसी लोहे को आप वैक्यूम में ले जाओ या सूखी हवा में, ड्राई एयर में, तो इस लोहे को कुछ भी नहीं होगा। लोहे को खराब करने में सबसे बड़ा रोल होता है पानी का। किसका रोल होता है, पानी का। तो आयरन डज नॉट रस्ट इन ड्राई एयर, सूखे हवा में पानी होगा ही नहीं, वैक्यूम में पानी है ही नहीं, तो सूखे हवा में और वैक्यूम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब लिखा हुआ है देखिए फैक्टर विच अफेक्ट कोरिजन। कोरिजन किन किन बात पर डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ मेटल इन ईएमएफ सीरीज, बिल्कुल सही बात है। अगर वो पहले लिखा हुआ है, जैसे ये सीरीज है, सीरीज में जो पहले लिखा होता है लिक बासर काना मग, ये सब मैंने याद करवाया है। जो पहले लिखे होते हैं उनका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, आपको पता होगा। ज्यादा रिएक्टिव मेटल का कोरिजन जल्दी हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है, इंप्योरिटीज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भैया देखो ये स्टील है, स्टील पर पता लगे कि स्टील में हमने मिलावट कर दी है लोहे की, तो वहां पर कोरिजन पकड़ने लग सकता है, ठीक है। तो इंप्योरिटीज पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम कहते हैं स्टील में जंग नहीं लगता, लेकिन कई बार आप देखोगे ऐसे बर्तन होते हैं जो कहा जाता है स्टील, लेकिन उनमें जंग लगने लग जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, इंप्योरिटीज। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, हाँ कई बार क्या होता है आपके पास जो मेटल है बहुत अच्छा है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट आप डालोगे इसके अंदर उसकी वजह से भी जंग पकड़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नमक, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेसेस इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेसेस इलेक्ट्रोलाइट है। तो आप सामान के डाल रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। ऑक्सीजन अगर पानी में है तभी जंग पकड़ सकता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, अगर आप कहीं पर कोटिंग कर देते हो, सपोज करो मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, सैक्रिफिशियल मेथड, सैक्रिफिशियल मेथड जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है प्यारे बच्चे बता रहा हूं मैं आपको। गैल्वेनाइजेशन एक तरीका है जिसको हम सैक्रिफिशियल मेथड कहते हैं। जैसे मैंने कहा हमारा ये लोहा है, अब ये लोहा ज्यादा ही रिएक्टिव है, लोहा अच्छा खासा रिएक्टिव है, तो लेकिन इस लोहे को हमें बचाना है, हम चाहते हैं कि इसको हम जंग न लगने दे, तो हम क्या करेंगे कि लोहे से ज्यादा रिएक्टिव एक ज्यादा रिएक्टिव बंदा हम यहां ले आएंगे जो कि होगा मोर रिएक्टिव। ये मोर रिएक्टिव है, अगर ये मोर रिएक्टिव है तो लोहे को कैसे बचाएगा, हम ना लोहे, ये है लोहा हमारा, लोहे के बाहर एक मोर रिएक्टिव बंदे को डाल देंगे, मोर रिएक्टिव मेटल। अब क्या होगा, अब मान लो यहां पर हवा है और पानी है, तो ये क्या करेगा, मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो हवा को बोलेगा आना, चलना, आजा। तो ये जो मोर रिएक्टिव वाला बंदा है वो हवा और पानी को बोलेगा चल तू मेरे साथ आजा, कुछ नहीं होता। तो आयरन बच गया, आयरन क्या हो गया, बच गया। तो बोलते हैं सैक्रिफिशियल मेथड, इसने खुद को रिएक्ट करवा लिया और उसके अंदर का बंदा बच गया। तो प्रोटेक्टिव कोटिंग ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको ज्यादा रिएक्टिव बंदे को ढूंढना होता है, और ज्यादा रिएक्टिव के लिए ध्यान रखना, ई नोट वैल्यू जो होता है, ई नोट वैल्यू होता है मोर नेगेटिव। जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो, जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है वो मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव की पहचान क्या है, मोर नेगेटिव ई नोट वैल्यू। तो जिसका मोर नेगेटिव ई नोट वैल्यू हो, ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो उसी की हम कोटिंग क्या करेंगे। अब हमारी एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर रस्टिंग ऑफ आयरन को एक्सप्लेन किया गया है। रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या एक्सप्लेन किया गया है, डायग्राम के थ्रू, जो डायग्राम का आपको मतलब नहीं है। एक्चुअली में ऑक्सीडेशन होता है पहले, जो लोहा होता है, लोहा, ये लोहा क्या करता है, सॉलिड है, सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड, ये आसपास के पानी के साथ मिल जाता है। एक्वस मतलब पानी, पहले लोहा होता है सूखा सूखा, पहले आपका जो लोहा है वो सूखा होता है, बिल्कुल सूखा सॉलिड, आपको दिख रहा होगा। फिर सॉलिड के बाद ये हो गया एक्वस, मतलब कि जो पहले हमारा आयरन था, आयरन Fe,
वो सॉलिड था, वो समय के साथ गीला हो जाता है। Fe+2 एक्वस पानी के साथ मिल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, यानी पहले ऑक्सीडेशन होता है उसका। फिर इन्वायरमेंट में हमारे पास होता है ऑक्सीजन गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस है O2, तो O2 गैस के फॉर्म में होता है। देखो गैस के फॉर्म में ये क्या करता है, 4H+ एक्वस, पानी से जो H+ है, मतलब एक्वस मतलब पानी वाला, ये H+ के साथ 4 इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन कर लेता है और H2O लिक्विड क्रिएट करता है। बात समझ पा रहे हो? यानी कि पहले क्या होता है, आयरन सॉलिड जो है वो एक्वस के साथ, एक्वस मीडियम मतलब एक्वस के साथ आ जाता है और ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। और जो हमारा ऑक्सीजन गैस है इन्वायरमेंट का, वो क्या करता है, वो एक्वस मतलब गीलापन, H+ के साथ वहां पर H2O लिक्विड बना लेता है। अब क्या होगा, देखो यहां पर समझो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक मतलब ये सब एटमॉस्फेयर में चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहला नियम क्या है कि आयरन जो है Fe+2 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ऑक्सीजन गैस H+ के साथ मिलकर इसने पानी बना लिया। तो ये 2 स्टेप तो क्लियर है। अब एटमॉस्फेयर, ये देखो जितनी भी चीजें हो रही है सारी एटमॉस्फेयर में हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर। देखो अब ये देखना क्या क्या हो रहा है। ये आपका आयरन का सॉलिड है, दिख रहा है, आयरन सॉलिड ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अरे हल्का हल्का देखो, समझ में आएगा, मुश्किल है हल्का सा। आयरन सॉलिड ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा और खुद कहां पहुंच गया, मतलब खुद कैसा बन गया, देखो Fe+2 बन गया है। क्या बन गया है, Fe+2। अब बाद में जो Fe+2 है इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, और जब ये इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ब्राउन कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का Fe2O3, और इसी को हम रस्टिंग कहते हैं। बात समझ पा रहे हो या भी नहीं समझ पा रहे? तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो हमारा ये जो Fe+2 बना है ना, ये बाद में दोबारा ऑक्सीडाइज होके, चलो ये रहा लिखा हुआ है देखो, अभी आपका Fe+2 बन गया था जो हमने यहां बनाया हुआ है, ये रहा Fe+2। तो क्या क्या होगा यहां पर सीखना है, देखो याद करना पड़ेगा, यहां पर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। Fe+2 बाद में दोबारा पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके, H2O एंड ऑक्सीजन के साथ मिलके ये बना लेगा Fe2O3, जो कि होता है ब्राउन कलर का। तो आपको तीनों रिएक्शन याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये सब एटमॉस्फेयर में हमारे चलता रहता है, ये लगातार चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। क्या सीखा आप लोगों ने, पहले आयरन Fe+2 बनता है, फिर जो Fe+2 है वो दोबारा पानी से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है, जो ब्राउन कलर का होता है, इसी को हम रस्टिंग कहते हैं, रस्ट। याद रहेगा या नहीं रहेगा? ये रहा। अगर एग्जाम में आपसे कोई बोले मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तब क्या क्या लिख के आओगे? ये देखो जी, एनोड पे ये होता है जी, कैथोड पे ये होता है जी, ठीक है। बस 2 बातें लिख के आओगे। एनोड पे Fe जो है Fe+2 में चला जाता है, और कैथोड पे जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाता है। और बाद में ये जो Fe+2 है, बाद में Fe+2 क्या करता है बताओ? दिस Fe+2 जो पहले ही बन चुका है, धीरे 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 पानी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके ब्राउन कलर का Fe2O3 बनाएगा। यानी मेन कहां से स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, मेन सारा खेल किसका है, मेन सारा खेल इन दोनों का है, ये और ये, कि ये जुगाड़ कर रहा है Fe+2 का, और ये सब मिलके जुगाड़ कर रहे हैं वहां पर पानी का। तो बाद में ये Fe+2 और ये पानी मिलके, ये Fe+2 और पानी मिलके पूरा काम खराब करेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो ये ध्यान रखना आप लोग। बात समझ में आ गई सबको? नोट कर लो बस। तो ये था हमारा रस्टिंग का प्रोसेस। देखो प्यारे बच्चों, ये लगा रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन होता है सेम मेटल सरफेस पे, ये इन्वायरमेंट में अपने एटमॉस्फेयर में। यानी रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही मेटल सरफेस पे आयरन के ऊपर एनोडिक एंड कैथोडिक एरियाज एग्जिस्ट ऑन द सेम मेटल सरफेस। यानी एक ही सरफेस पर ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, रिडक्शन भी चल रहा है, एक ही मेटल सरफेस पर। ये सबसे गजब बात है। तो एग्जाम में बात पूछ सकते हैं आपसे सर्सन रीजन में या एमसीक्यू में। जैसे अभी एक बच्चे का कमेंट मैंने पढ़ा, वो कह रहा है कि सर हमारे स्कूल में कभी किसी ने नहीं बताया कि ड्यूट्रॉन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पर आज पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन ड्यूट्रॉन के ऊपर ही था। मैं सही बता रहा हूं आपको, ड्यूट्रॉन क्या होता है अब तो देख लिया मैंने। स्टाइल खत्म, ठीक है चलो कोई नहीं। तो एनोडिक एंड कैथोडिक एरिया एग्जिस्ट ऑन द सेम मेटल सरफेस। मॉइस्चर ऑक्सीजन आर एसेंशियल, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर होना चाहिए, बिना पानी के नहीं हो पाएगा। ईएमएफ वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल एंड थ्योरी। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करेंगे तो आपको ईएमएफ वैल्यू दिया होगा हमेशा, कि Fe का ई नोट वैल्यू इतना है, ऐसी चीज आपको दी होगी, टेंशन मत लो, नोट कर लो। सुनो, अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा सेल में आता है फ्यूल सेल। अभी जो फ्यूल सेल है ना, इसको H2O2 सेल भी कहा जाता है, H2O2 सेल। एक्चुअली फ्यूल सेल कहां इस्तेमाल किया जाता है बेटा, कि जब हम रॉकेट्स की बात करते हैं, व्हेन वी गो आउट ऑफ इंडिया, कंट्री बोल रहा हूं, आउट ऑफ वर्ल्ड, जब हम स्पेस में जाते हैं ना रॉकेट्स में, तो देखो अभी भी फ्यूल सेल इस्तेमाल होता है। भले हमारे पास बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई है, पर फ्यूल सेल अभी भी इस्तेमाल होता है। रीजन क्या है, फ्यूल सेल एनर्जी भी देता है और पीने लायक पानी भी बनाता है। देखो फ्यूल सेल के रिएक्शन देखो आसान है, इसमें ट्रिक की नीड नहीं है। चलो फ्यूल सेल का थोड़ा फंक्शन समझाओ। फ्यूल सेल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ कैथोड पॉजिटिव और एक तरफ एनोड नेगेटिव। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक कैथोड है जो पर्पल कलर का है, पर्पल, और जो ग्रीनिश कलर का है वो है एनोड।
अब एक तरफ से ना हाइड्रोजन गैस की एंट्री कराई जाती है और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस की एंट्री कराई जाती है, और फिर हमें मिलता है पानी और एनर्जी। तो पानी भी मिल रहा है, एनर्जी भी मिल रहा है, तो क्यों ना इसी का इस्तेमाल किया जाए। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, समझना ध्यान से कि कंस्ट्रक्शन बड़ा इजी है। अब देखो कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस और पानी। दिख रहा है आपको कैथोड पे रिएक्शन क्या है, O2 गैस, H2O लिक्विड, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 OH माइनस। एनोड पे क्या रिएक्शन है, 2H2 प्लस 4 OH माइनस, H2O 4 इलेक्ट्रॉन। देखो याद ही करना पड़ेगा आपको, मैं यहां पर आपकी हेल्प इसलिए नहीं कर रहा हूं, यहां पर क्या ट्रिक बनाएंगे यार, यू मस्ट हैव टू याद, आपको याद करना पड़ेगा। अब सुनो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, देखो ओवरऑल रिएक्शन ये है कि हाइड्रोजन गैस डालो, ऑक्सीजन गैस डालो, आपको पानी मिलेगा, बात खत्म। कि 2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आपको पानी मिलेगा, और पानी के साथ आपको एनर्जी भी मिलेगा। तो और ये बहुत टाइम तक चलता है, द सेल रन्स कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट आर सप्लाइड। यानी जब जब आप इसमें हाइड्रोजन डालोगे, ऑक्सीजन डालोगे, सेल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो ऐसा भी नहीं कि सेल रुक जाए, आप हाइड्रोजन डालो, ऑक्सीजन डालो, चलता रहेगा सेल। यानी आपको पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा और एनर्जी भी मिल जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है सबसे बेस्ट सेल। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स को ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई मिल जाती है इससे। लिखा है द वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन वर कंडेंस्ड एंड एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट। समझ पा रहे मेरी बात को। बाकी यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी है। लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स यूजेस द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। द सेल वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस तो याद ही होगा आपको, याद है सबको, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसी सेल को बिठाया गया था। द वाटर वेपर प्रोड्यूस द रिएक्शन, तो जो वाटर वेपर बनता है इसके अंदर उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, समझ पाए। ठीक है, कैटलिस्ट लाइक, यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और प्लेडियम, ठीक है ना, पैलेडियम मेटल। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल कौन कौन सा हो रहा है देख लो। हम चाहते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो, टू इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। रिएक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट ले रहे देख लो, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। बस यही सब बातें, ये रिएक्शन, इससे एनर्जी मिलती है। ये फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल में क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का होगा, सोचो किसका हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट, आप दिमाग लगाओ। चलो मैं होमवर्क देता हूँ कि फ्यूल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए फ्यूल सेल में, होमवर्क दिया, बताना मुझे। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन, चलो ऑप्शन भी दूंगा, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। समझ गया ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स है, इधर हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट करके H2O दे रहे हैं। इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिस एनर्जी का इस्तेमाल हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। रिएक्शन अगर फास्ट करवाना है तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक्स, लव यू ऑल।